नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। क्या भारत में खेती के नाम पर पाप हो रहा है? क्या खेती इसी प्रक्रिया से होती रही तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी? दरअसल ये सवाल है जो आज इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बातें आज जयपुर में कार्यक्रम के दौरान कही। बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से आयोजित एक कार्यशाला के दौरान आचार्य देवव्रत ने दो टूक कहा कि आज हम खेती नहीं पाप कर रहे हैं। अगर हम समय रहते सचेत नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी। हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन ने उस दौर में जरूरत के हिसाब से 2.5 एकड़ में 13 किलो नाइट्रोजन डालने की सिफारिश की थी, लेकिन आज 1 एकड़ में 13 कट्टे यूरिया डाल रहे हैं। बहरहाल ये कार्यक्रम भले ही बीजेपी किसान मोर्चा का रहा हो और उसमें आचार्य देवव्रत ने बातें कही हो, लेकिन गुजरात सरीखे राज्य के राज्यपाल जैसे ओहदे पर बैठे आचार्य देवव्रत ने इस पर चिंता जाहिर की है। तो क्या देश के नीति निर्धारकों से लेकर खेती कर रहे किसानों के लिए अब सोचने का वक्त आ गया है? आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका परिचय भी आपसे करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर आचार्य देवव्रत ने इस कार्यक्रम में कहा क्या है। हम खेती नहीं पाप कर रहे हैं और इसका प्रमाण मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। भाई और बहनों, 2.5 एकड़ में स्वामीनाथन ने 13 किलो नाइट्रोजन की सिफारिश की और साथ में क्या कहा था कि भाई हम रासायनिक खेती की ओर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के कृषि वैज्ञानिकों को समझना होगा कि अपनी परंपरागत खेती इसके साथ नहीं छोड़नी है। आप जो गोमूत्र गोबर कचरा डालते वो डालते रहना, उसको मत छोड़ना। लेकिन हम यूरिया आया, सरकारों ने उस पर बहुत सब्सिडी दी। हम इतने आलसी बनते चले गए कि गोबर की खाद छोड़ दी, अपनी परंपरागत कृषि छोड़ दी और यूरिया डीएपी डालते डालते इतना डालना शुरू कर दिया, आज के दिन पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन, साइंटिस्ट की रिपोर्ट है ये जो मैं बता रहा हूं। और जितने किसान भाई यहां बैठे हो ना, आप कल जाकर अपनी धरती की मिट्टी का टेस्टिंग कराओ। मैं यहीं से बता रहा हूं, जितने आप में से रासायनिक खेती करते हैं, आप सबकी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.2, 0.345 से नीचे है। ये विनाश हुआ इस रासायनिक खेती से। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर विष्णु शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के हेमेटोलॉजिस्ट हैं। साथ में हमारे साथ में कृषि वैज्ञानिक सुरेंद्र हरिद्वाल जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में जेपी यादव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे साथ में भारती कुमावत जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। आप चारों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करता हूँ। मैं इस पूरी चर्चा की बात करूँ उससे पहले सुरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दरअसल ये जो बदलाव आया, जो आज बातें की जा रही है, उस पर चिंता जाहिर की गई, ये बदलाव आखिर आया क्यों? क्या लगता है आपको? देखिए सर, पिछले कुछ वर्षों में क्या है कि जो यूरिया और डीएपी है और इसके अलावा जो अन्य फर्टिलाइजर्स है, इनका किसान बिल्कुल बहुत भारी मात्रा में प्रयोग कर रहा है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय भारत आर्थिक संकट से, मतलब आर्थिक संकट के साथ साथ में खाद्यान्न संकट से भी जूझ रहा था। तो उस समय जो तीव्र गति से जनसंख्या अपने देश की बढ़ रही थी, तो उसकी पूर्ति के लिए जब हरित क्रांति 1966-67 में आया, तो उस समय स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी, जिसकी अभी माननीय राज्यपाल महोदय भी जिक्र कर रहे थे, उस समय क्या हुआ कि किसान रासायनिक फर्टिलाइजर डालना ही नहीं चाहता था, लेकिन बहुत बार कई बार ऐसा देखने को मिलता था कि कंपनी वाले कुछ फील्ड में जाते थे और एक फील्ड के किसी कोने में थोड़ा सा यूरिया डीएपी डालते थे। उसका रिजल्ट किसान भाइयों को वो दिखाते थे कि देखो ये फर्टिलाइजर डालने से आपको ऐसा रिजल्ट एग्रीकल्चर में मिलेगा, इससे उत्पादन भी आपका बढ़ेगा। और अपन ने उत्पादन भी बढ़ा लिया रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके। लेकिन अब वो जो रासायनिक उर्वरक का जो अपन ने प्रयोग किया है, वो अपने लिए एक सिर दर्द बनता जा रहा है। क्योंकि अभी जैसे कि राज्यपाल जी ने बताया कि देश के अंदर जो जैविक कार्बन है, सॉइल के अंदर जो कार्बन कंटेंट है, वो 0.2% से भी कम आ गया है और कई जगह तो ऐसी है कि वहां पे यानी कि 0.1% से भी कम है। जब तक जमीन के अंदर जैविक कार्बन नहीं बढ़ेगा, जब तक अपन जो पोषक तत्व है उनकी पूर्ति नहीं कर सकते। क्योंकि एक पौधे को पूरा संपूर्ण जीवन यापन करने के लिए 17 पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है, जिसमें से नाइट्रोजन की आपने जिक्र किया था अभी कि नाइट्रोजन के लिए किसान भाई क्या है, यूरिया का प्रयोग करते हैं। क्योंकि
यूरिया जो पोषक तत्व है उसको पौधे को बहुत ज्यादा उसकी आवश्यकता होती है, जबकि प्रकृति ने 96% अपनी तरफ से दिया है, जिसमें CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। क्योंकि एक पौधे में जो 100% पोषक तत्व चाहिए उसमें से 96% तो प्रकृति ने दिया है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसके अलावा जो 4% है उसकी पूर्ति के लिए किसान भाई क्या करता है कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, सल्फर है, वो सारे के सारे डालता है। इससे क्या हुआ है कि अभी हाल ही में जो मृदा है उसकी गुणवत्ता में बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली है। जैसे कि अभी डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो अपन बात करें कि जब कोई पेशेंट बीमार होता है तो जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर्स उसकी जांच लिखते हैं, जब उसकी रिपोर्ट आती है उसके आधार पे उसका एनालिसिस करके उसको दवाई दी जाती है, उसका उपचार किया जाता है। वैसे ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने जब 2015 में प्रधानमंत्री जो मृदा स्वास्थ्य बीमा मतलब कार्ड योजना चालू की थी, तो मोदी जी का एक ही विजन था कि देश के सभी किसानों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाए, ठीक है, जिससे ये पता लगाया जाए कि कौन से राज्य में, कौन से जिले में, कौन सी तहसील में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, उसको कैसे पूरा किया ठीक है। जाए। सुरेंद्र जी, मैं क्योंकि वापस किसान आऊंगा क्या आपके करता है पास कि में। मैं एक बिना बार soil health डॉक्टर विष्णु कार्ड शर्मा जी का रुख करना चाहूंगा, एक बार वो हमारे बिना साथ में सोइल जुड़े हुए हेल्थ हैं। कार्ड की जांच ठीक किए है, मैं हुए आता हूँ, ही वापस आता हूँ किसान सुरेंद्र भाई जी क्या आपके पास करते में। हैं कि यूरिया DAP डालते हैं। ठीक है डॉक्टर विष्णु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से यूरिया का प्रयोग बढ़ा, प्राकृतिक खेती से हम लोग दूर होते गए, तो उसका नुकसान तो लोगों की सेहत पर भी आया है, सीधे तौर पर सेहत का मिजाज बिगड़ा है। आपको क्या लगता है सर, बीते कुछ सालों में, यदि आपकी तो स्टडी रहती है, बीते कुछ सालों का यदि आंकड़ा देखें या नजर डालें आप लोगों के सामने, जो पेशेंट आते हैं, कितना इजाफा हुआ और कितना नुकसान लोगों की सेहत पर पड़ा इसका? देखिए, जैसा कि अभी साथी पैनलिस्ट ने बताया कि दिनों दिन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी हम लोग यूज कर रहे हैं, जी। तो इनकी क्युमुलेटिव टॉक्सिसिटीज होती हैं और इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होते हैं। और ये साइड इफेक्ट स्पेशली होते हैं जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं, उनमें ये खासतौर से देखने को मिलते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल में खासतौर से देखने को मिलते हैं। कुछ केमिकल्स हैं जिनका एसोसिएशन कैंसर के साथ भी एस्टैब्लिश्ड है, तो इनके लॉन्ग टर्म में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, और जिनसे खास तौर पर बच्चे और जो स्तनपान करने वाली महिलाएं हैं या फिर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो अफेक्टेड हो रही हैं। और इनके साइड इफेक्ट के तौर पर कैंसर या फिर जैसे प्रजनन में कमी और इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स है वो देखने को मिल रही हैं। हार्ट डिजीजेज है, इनमें भी कुछ केमिकल्स का एसोसिएशन पाया गया है। तो लंबे टाइम से इन केमिकल्स का या फिर जो आर्टिफिशियल एजेंट्स हम यूज कर रहे हैं, इनके एक्सपोजर से हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं। तो डेफिनेटली हमें इस दिशा में सोचना चाहिए और जो नेचुरल खेती जो होती है उसकी तरफ हमें लौटना होगा। ठीक है, हमारे साथ में जेपी यादव जी जुड़े हुए। जेपी जी, एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर कर दी है गुजरात के राज्यपाल ने। अमूमन इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग इस तरीके की बात करते नहीं है, लेकिन आज सीधे किसानों का सम्मेलन था, किसानों को लेकर बात इन्होंने यहाँ पर कर दी। क्या बदलाव अब किया जाना चाहिए? क्या जो सब प्राकृतिक खेती की तरफ लोग लौटे, तो उसके लिए क्या सरकार सोच रही है कि इस पूरे मामले को लेकर? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो वो जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे, एक्चुअली वो कार्यक्रम ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी खेती को बढ़ावा देने के लिए, किस प्रकार से राजस्थान का किसान जो है वो स्वदेशी खेती के साथ जुड़े। चूँकि पहले स्वदेशी खेती जो है किसान करता था, लेकिन जब अभी चर्चा में भी आया कि स्वामीनाथन के जब से ये जो पेस्टिसाइड्स वगैरह इनका उपयोग करने के बाद में जैसे बताया गया है, तो उसके बाद में क्या है कि धीरे धीरे क्या किसान इसके ऊपर निर्भरता इतनी हो गई कि किसान प्राकृतिक खेती, स्वदेशी खेती को छोड़ करके और वो पूरी की पूरी जो है वो रासायनिक खेती की ओर बढ़ता चला गया। हालांकि उससे उसको उत्पादन तो उसका बढ़ा, लेकिन अपनी जो कृषि की भूमि जो है, जो उपजाऊ भूमि जो थी, नेचुरल उपजाऊ भूमि थी, वो जो है उसके अंदर खत्म हो गई। अब यहाँ कृषि के विशेषज्ञ लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है, खेती को बहुत नज़दीक से देखा है, तो मैं भी समझ सकता हूँ कि किस प्रकार से जो किसान के जो दोस्त, जो जिन जीवाणुओं को बोलते हैं जो किसान के दोस्त, जैसे चना है, चना या जो दाल के अन्य जो पौधे होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर भी जो है एक राइजोबियम जो है, एक सहजीवी जो बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है कि जो बाहर वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है उसको लेकर के और वो पौधे को नाइट्रेट में बदल के उसको देता है, जिससे क्या वो दोनों का काम चलता है। उसे जीवाणु को तो उससे भोजन मिल जाता है और पेड़ को उससे नाइट्रेट जो है वो उसको मिल जाती है। तो इस प्रकार से दूसरी बात है दीपक जी, जो चिंता आज अपन जाहिर कर रहे हैं, देखिए मैं बहुत उसके साथ कह रहा हूं आपको कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसको लेकर के बहुत चिंतित है। उन्होंने पहले ही, आपको शायद जानकारी है कि उन्होंने पहले ही जो है इसके लिए 2481 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार ने जो है
वो पहले ही स्वदेशी खेती के लिए उन्होंने रखा है। और आज राजस्थान के अंदर भी 2.25 लाख किसान जो है वो हमने राजस्थान के अंदर भी 2.25 लाख किसानों को इसके साथ जोड़ा है। और 25,000 अन्य जो किसान है उनको भी स्वदेशी खेती के साथ में, प्राकृतिक खेती के साथ में जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। निश्चित रूप से इसका जिस प्रकार से राज्यपाल जी ने भी जो चिंता जाहिर की है, और ये एक आम व्यक्ति का भी कर्तव्य है, मैं किसान भाइयों से भी आग्रह करता हूं कि अपने को धीरे धीरे जो है वो स्वदेशी खेती की ओर जाना है। ठीक है, क्योंकि इस खेती से लेकिन जेपी यादव जी, यूरिया पर सब्सिडी भी तो मिलती होगी। बिल्कुल सब्सिडी मिली, सरकारों ने बहुत सब्सिडी, तभी तो किसान की निर्भरता उसके ऊपर रही उस समय। क्या इस सब्सिडी को कम कर देना चाहिए, जो एक तरीके से लत लग चुकी है यूरिया की, वो धीरे धीरे कम की जाए उसके लिए? देखिए दीपक जी, क्या है एक्चुअल में अपन एक साथ तो जो है उससे वो नहीं कर सकते। धीरे, मैंने कहा अभी आपको कि राजस्थान में 2.25 लाख किसानों को राजस्थान के अंदर जो है इस प्राकृतिक खेती का अनुदान जो है 2.25 लाख किसानों को मिला। अभी 25,000 और नए किसानों के साथ में हमारी सरकार उनको जोड़ करके जो है वो काम कर रही है। धीरे धीरे उधर उत्पादन बढ़ेगा तो किसान, अब आप एक चीज और देखिए ना, आज रासायनिक, एक तरफ तो रासायनिक चीज जो है वो उत्पादन की हुई रखी होती है और एक तरफ प्राकृतिक चीज रखी होती है। सर देखिए, मैं बता रहा हूं लेकिन आपको, जेब भी तो देखनी पड़ती है सर। प्राकृतिक तरीके से उगाई गई सब्जी की कीमत हर कोई वहन नहीं कर सकता। नहीं, हर आदमी वहन नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि अभी उसका उत्पादन सीमित क्षेत्र में हो रहा है। आप दीपक जी ये समझिए एक बार। ठीक है, मैं चलिए एक बार मैं भारती कुमावत जी के पास जाता हूँ। कांग्रेस पार्टी जब बढ़ेगा, उसका वृद्ध स्तर पे जब होगा तो सर ये बहुत लंबे स्तर पे बात हो जाएगी। यदि आज हम चिंता जाहिर करें तो मुझे लगता है कि यूरिया पर फिर सब्सिडी भी कम कर देनी चाहिए, थोड़ी सोचना चाहिए इस बारे में। भारती कुमावत जी, आप जो राज्यपाल है गुजरात के, उनके बयान से सहमत है क्या? अब वक्त आ गया है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने भी जो यूरिया पर सब्सिडी दी हो या बीजेपी जो दे रही है या जो प्रयोग किए गए रासायनिक खेती को लेकर, अब उसमें बदलाव करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए माननीय राज्यपाल महोदय ने जो चिंता जाहिर की है, ये देश की वास्तविक चिंता है। न केवल किसान अपितु हमारी आने वाली जनरेशन, जिन मानसिक और शारीरिक दिव्यांगता से, मतलब एबनॉर्मेलिटी से पीड़ित होंगी, वास्तव में हमें आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। लेकिन मैं राज्यपाल महोदय से ये निवेदन अवश्य करूंगी कि इस चिंता को हम माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के जो कृषि मंत्री जी हैं उनसे बैठकर सीरियसली डिस्कस करते और इसका कुछ समाधान ढूंढते, तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ियां इतनी बर्बाद नहीं होंगी। हालांकि देश में जिस तरह से गंभीर बीमारियों का प्रकोप इन पेस्टिसाइड्स के चलते और हमारी जो जमीन की उर्वरकता है, एक तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मौसम जलवायु परिवर्तन इतनी बड़ी मार दे रहा है कृषि कार्यों को लेकर, और इस जलवायु परिवर्तन के चलते ऊपर से एक तरीके से देखा जाए तो सरकार की थोड़ी क्या बहुत बड़ी ढिलाई है। हमारी नहरें प्रदूषित कर दी है आपने, नदियां प्रदूषित कर दी है। नमामि गंगे मिशन, जो भी मिशन नदियों को लेकर चलाए जा रहे हैं, इनको प्लीज आप धरातल पर उतारिए, नहीं तो आने। ठीक है, चलिए भारती जी, आपकी आवाज मेरे पास तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ में सुरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। एक बार मैं सुरेंद्र जी का रुख करूंगा। सुरेंद्र जी, एक बार और जनता समझना चाहती है, यदि चुनौतियां क्या रहती है, ठीक है, आज रासायनिक खेती की तरफ आप ना जाइए, प्राकृतिक खेती की तरफ चले जाइए, सरकारें जो बजट है वो भी दे देगी, जैसे अभी बता रहे 2481 करोड़ का बजट दे दिया, लेकिन क्या ये इतना आसान है क्या आज के मौजूदा दौर में प्राकृतिक खेती की तरफ जाना, उस तरफ कदम बढ़ाना? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015-16 में एक PKVY योजना चलाई थी, प्रधानमंत्री परंपरागत कृषि योजना के नाम से। उस PKVY योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्लस्टर का निर्माण करके जैविक खेती को बढ़ावा देना ये मुख्य उद्देश्य था, और अभी भी वो योजना चल रही है, जिससे एक क्लस्टर के माध्यम से पूरे ग्राम पंचायत को ये सिखाया जाता है कि आप जैविक खेती से किस प्रकार से मतलब अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और क्योंकि आजकल जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि कैंसर, डायबिटीज और अटैक की जो समस्याएं आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि जब कोई भी चीज को इंसान खाता है, यानी जब वो पालक खाता है तो वो आयरन के सोर्स के रूप में खाना चाहता है, वो मिर्च को खाना चाहता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी के रूप में खाना चाहता है। लेकिन जब वो कोई भी केमिकल वाला भोजन लेता है तो उसको कोई न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाता है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसान भाई जो है, एक तो जो उर्वरक की सब्सिडी की बात चल रही थी अभी कि क्या उर्वरक की सब्सिडी को कम किया जाए, सरकार एक साथ उर्वरक की सब्सिडी को कम नहीं कर सकती है, क्योंकि अभी जैसे उर्वरक के जो
बैग थे पहले 50 किलो का आता था, उसको 45 किलो का किया गया है, और उसको थोड़ा और कम करेंगे तो उससे क्या है कि किसान के दिमाग में एक नंबर ऑफ बैग्स का मतलब सपना रहता है कि मैं मेरे खेत में इतने सारे बैग डालूं, जब पड़ोसी ने इतने बैग डाले तो मैं भी इतने बैग डालूंगा। तो एक तो जैसे क्वांटिटी फर्टिलाइजर की कम आएगी मतलब बैग के अंदर, तो वो कम डालेगा, एक तो ऐसे उसको रोक सकते हैं। दूसरा एक इसके लिए अपन क्या है कि जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं, यानी प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर होता है, डब्ल्यू होता है, कृषि अधिकारी होता है, वो यानी गांव के अंदर जितने भी फार्मर्स होते हैं उनसे सीधा टच में रहता है। वो एक तरह से बैकबोन ऑफ एग्रीकल्चर होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। वो किसानों को समझाइश करे। और अभी आज ही के दिन जो कमिश्नर एग्रीकल्चर राजस्थान है, उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है कि फील्ड के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर कार्मिक हैं वो किसान भाइयों को बोले कि यूरिया, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड है उनकी मात्रा कम से कम डालें, क्योंकि किसान सीधा जब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से जुड़ा हुआ रहता है तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात को वो अच्छे से मानता है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जब उसको बोलेगा तो वो उसकी बात पे जरूर अमल करेगा। मैं एक चीज और सुरेंद्र अपना जी जो जानना चाहता हूँ, fertilizer है, सुरेंद्र जी pesticide है, उसको सुरेंद्र जी कम मैं ये करेगा। जानना चाहता हूँ, ये जो यूरिया इसका इस्तेमाल तमाम चीजों को जानते हुए भी यदि किसान कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुनाफा भी एक बड़ा कारण होगा, क्योंकि खेती तो नुकसान का सौदा साबित हो चुका है, तो इसमें ज्यादा फसल के लिए देखो यूरिया डालने से क्या है कि प्रोडक्शन बढ़ता है, पौधे की जो बढ़वार है वो भी अच्छी होती है, इसमें तो बेशक कोई दो राय नहीं है। लेकिन अपन जैसे अभी जैविक की बात चल रही थी, तो जैविक में आजकल बहुत अच्छे बायो फर्टिलाइजर्स मार्केट में आ चुके हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी मार्केट में आ चुके हैं, मतलब जैविक फर्टिलाइजर मार्केट में आ चुका है। तो उनकी यानी यूरिया को रिप्लेस करके वो बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकता है, ठीक है। और चलिए, ठीक है। पेस्टिसाइड जो ऑर्गेनिक आते हैं वो यूज कर सकता ठीक है, है। मैं जेपी यादव जी के पास जाता हूँ। जेपी यादव जी, बात वही आ जाती है, देखिए किसान की जो लागत है फसल की वो ज्यादा होती है, मुनाफा उससे कम मिलता है, तो कहीं ना कहीं उसको यूरिया की तरफ जाना ही पड़ता है, ठीक है। हाँ, और जैविक किसान इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि किसान की एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि मैं जैविक कर लूंगा लेकिन मैं मेरा उत्पादन बेचूंगा कहाँ पे, ठीक है, उसको ठीक है, सबसे बड़ी समस्या ठीक ये है। आती है। अब ऐसी तो स्थिति में थोड़ा सरकार ध्यान क्या दे। करेगी? सरकार क्या करेगी जेपी यादव जी? क्या सम्मान निधि बढ़ा देने से या समय पर दे देने से क्या किसान की भरपाई हो सकती है क्या? सिर्फ देखिए ऐसा है दीपक जी, सम्मान निधि तो ये कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। नहीं, मैं फिर पॉलिटिकल आज बात भी नहीं कर रहा, नहीं, मैं मैं बात भी फिर नहीं भी कर आपसे मैं फिर भी आपसे बता रहा हूँ कि इस देश में आज़ादी के बाद में पहले किसान जो है अपना जब फसल का बीज जब उगाने की बारी आती थी, वो फसल का बीज लेने के लिए साहूकार के यहाँ जाता था 100, 200, 500 रुपये जो है ना उधार लेने के लिए, और ये कह के लेता था कि साहब मेरी फसल जब कटेगी तब मैं आपको दूंगा। आज कम से कम प्रधानमंत्री जी ने उस किसान के उस दर्द को समझा, उसकी पीड़ा को समझा, और एक किसान सम्मान निधि जो देने का काम जो है ना वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और मैं ये भी कर रहा हूँ आपको कि मैंने अभी आपको बताया जिस प्रकार से 2481 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही जो है इसकी चिंता आज अपन जाहिर कर रहे हैं, उसकी चिंता उन्होंने बहुत पहले कर ली। कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति कर सकती है, काम करने का काम तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार वो इन पे काम कर रहे हैं, खेती पे किसानी पे लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने इतना बजट जो है वो दिया, इसलिए दिया ताकि किसान को उससे कुछ संबल जो है वो मिल सके। किसान को पूरी प्रोत्साहन जो है वो राज्य सरकार भी दे रही है और केंद्र सरकार भी दे रही है। और ये जो बजट जो है इसके अंदर 60% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार का होता है, 40% हिस्सा जो है राज्य सरकार का होता है। और अभी मैं बता रहा हूं आपको कि 4000 रुपए जो है वो प्रति हेक्टेयर के रूप से राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के लिए जो है ना प्रावधान किया। अब इसको और बढ़ाने की योजना जो है वो हमारी सरकार की चल रही है। मतलब कहीं ना कहीं मैं किसान भाइयों से भी जो है ना वो आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप प्राकृतिक खेती की ओर अगर बढ़ रहे हैं, सरकार पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने के लिए तैयार है। और सरकार ने पहले भी किसान के साथ में हर समय, चाहे वो तारबंदी का मामला हो, चाहे वो जल एकत्रीकरण का मामला हो, एनीकट का मामला हो, सभी जगह सरकार ने किसानों का सहयोग किया है। और निश्चित रूप से आगे भी जो है सरकार किसानों के साथ में है, किसान के हर इच्छा शक्ति के साथ में सरकार खड़ी है। निश्चित रूप से जो भी प्राकृतिक उत्पादन जो किसान भाई हमारा तैयार करेगा उसके लिए एक बाजार भी बनेगा। और आज भी आप देख रहे हो बहुत से लोग जो है वो ऊंची दरों पे भी जो है ना वो खरीद रहे हैं चीजों को। कहीं ना कहीं मिलावट की हुई चीजें जो है वो डॉक्टर साहब ने बताया किस प्रकार से बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को कितना बड़ा नुकसान कर रही है। तो निश्चित रूप से ये सोचने वाला विषय है, राजनीति का विषय नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में डॉक्टर विष्णु शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, क्योंकि आखिर वापस से प्राकृतिक खेती की तरफ लोग लौटे, किसान लौटे, उसकी जरूरत आखिर कितनी महसूस आप कर रहे हैं? क्योंकि आपने खुद ने बताया कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो बीमार होकर पहुंचते हैं, खासतौर पर जो
बच्चे हैं उनमें, बच्चों में बड़ी दिक्कत इसमें देखने को मिलती है, बीमारियों की, प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनमें खासी दिक्कतें हैं, तो वापस क्यों लौटना चाहिए इस स्थितियों को देखते हुए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो भी मिलावट वाला खाना है या अभी पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स ये यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इनमें केमिकल्स जा रहे हैं और वो सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और खासकर जो ग्रोइंग एज वाले बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स, इन लोगों में ये प्रॉब्लम्स हो रही है। कैंसर की संभावना बढ़ रही है, हार्ट डिजीजेज बढ़ रहे हैं, डायबिटीज, ये सब के साथ भी इन केमिकल्स का एसोसिएशन देखा गया है। तो इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि हम नेचुरल जो खेती, जो पहले परंपरागत खेती थी, उसकी तरफ लौटें और अपना स्वास्थ्य बेहतर करें। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम सोसाइटी में, कम्युनिटी में इसके लिए अवेयरनेस लाएं, न केवल किसान भाइयों में बल्कि जो कंज्यूमर्स हैं उनमें भी अवेयरनेस हो कि जो फर्टिलाइजर्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स हम यूज कर रहे हैं उनके साइड इफेक्ट्स हैं और उससे हम जहां तक वो बचें, जिससे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमें समृद्ध पैदा हो, मतलब हेल्थ की दृष्टि से, और स्वास्थ्य लोगों का रहे। क्योंकि बहुत सारी हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ के ऊपर जाता है, तो हम इन सब चीजों से बच के और हमारी हेल्थ यदि इंप्रूव करें तो ओवरऑल कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और साथ में लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ है वो भी बढ़ेगी और हमारा जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पर हो रहा है वो भी कम होगा। ठीक है भारती कुमार जी, मौजूदा जो सरकार है उनको तो इसको लेकर काम करना ही पड़ेगा। जेपी यादव जी कह रहे हैं हमारी सरकार तो बहुत काम कर रही है, 2481 करोड़ का बजट भी हमने प्राकृतिक खेती को लेकर रखा। लेकिन कुछ सवाल ये भी, आपने भी कहा कि सर सरकार, आचार्य देवव्रत जी को जो है, जो गुजरात के राज्यपाल हैं, उन्हें पीएम से भी बात करनी चाहिए, उन्हें कृषि मंत्री से भी बात करनी चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात है जो लोग कहते हैं वो ये है कि हरित क्रांति और साथ में यदि हम बात करें रासायनिक खेती को लेकर भी, तो इसमें कांग्रेस सरकार ने भी बड़ी भूमिका रही है बढ़ावा देने में। तो इसे देखिए, हरित क्रांति हमारी देन रही थी, लेकिन चूंकि मेरे भाई बीजेपी प्रवक्ता ने इसमें राजनीतिक रंग को, कांग्रेस को कोसकर घोल दिया है, तो मैं ये निश्चित रूप से क्लियर कर दूं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, क्या करेगा कंज्यूमर, क्या करेगा किसान। कंज्यूमर कहाँ जाएगा अपने खाने पीने की खाद्य सामग्री लेने, उसे खाना तो पड़ेगा ही। ऑर्गेनिक उसको यदि उसके बजट में, देश की आम जनता के में नहीं है, तो उसकी मजबूरी है। हम भी ये सब चीजें खा रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, किसान की दुर्दशा और उसकी बदहाली माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी शासनकाल के 2014 में ही इन्होंने कई घोषणाएं करी थी जो आज तक जमीन पे नहीं उतरी है। और अभी तो देखिए, जलवायु परिवर्तन के साथ साथ मैं बता देती हूँ कि एक तो फसलों की सही कीमत कभी भी किसान को नहीं मिलती है, आर्थिक तंगी, बढ़ती लागत, बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक, डीजल की कीमतें, और इन सब से किसानों का मुनाफा गिरा है। तो वो निश्चित रूप से बेचारा अपनी जान, आज भी वो साहूकार और बैंक ऋण के कर्ज की आड़ में दबा हुआ है, उसकी कमर टूटी हुई है, उसे प्रशासनिक सहायता नहीं मिल रही है। ठीक है, अब ये जवाब जेपी यादव जी को देना पड़ेगा। जेपी यादव जी, प्रशासनिक सहायता नहीं मिल रही, उन्हें आत्महत्या करने पर डीजल की कमी, बड़ी डीजल की कमी है, डीजल की कमी नहीं है तो फिर उसमें ज्यादा रेट देनी पड़ रही है। दीपक जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कृषि मंत्री जी से बात कि 2014 के अंदर 2014 के अंदर गेहूं की एमएसपी जो थी वो मात्र 1400 रुपए थी। हमारी सरकार ने गेहूं की एमएसपी आज किसान को 2885 रुपए जो है वो हमारी सरकार देने का काम कर रही है। आज चने की एमएसपी हो, जौ की एमएसपी हो, बाजरे की एमएसपी हो, कोई दाल जो है उनकी एमएसपी हो, हमारी सरकार ने कांग्रेस की सरकार से 2.5 गुना ज्यादा एमएसपी हमारी सरकार ने बढ़ाई है। कांग्रेस का काम सिर्फ भ्रामक प्रचार करना है। कांग्रेस के पूछिए एक बार, कांग्रेस के शासन के अंदर करौली के अंदर किसान ने आत्महत्या कर ली थी, इसलिए क्योंकि कांग्रेस जो है चलिए ठीक है, राजनीति का विषय नहीं है आज, राजनीति का विषय था भी नहीं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर विष्णु शर्मा जी, साथ में सुरेंद्र हरिद्वाल जी, भारती कुमार जी और जेपी यादव जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो कि आज आचार्य देवव्रत ने भी महसूस की। उन्होंने एक सार्वजनिक मंच से इन तमाम बातों को दोहरा भी दिया जो शायद लोग बसते हैं। प्राइम डिबेट में इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार। नहीं चूकेगी कोई खबर, हर खबर पर रहेगी आपकी पैनी नजर। अपराध से लेकर खेल,
या फिर हो सियासत में कोई मेल, हर खबर से करते रहेंगे आपको खबरदार, क्योंकि हम रखते हैं सिर्फ आपसे सरोकार। आपका पसंदीदा और सबसे भरोसेमंद चैनल वर्ल्ड ट्रेंड समाचार प्लस 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1187 पर भी उपलब्ध।